नमस्कार, हूँ प्रशांत और इस कार्यक्रम का नाम है ये फिल्म नहीं आसान। मुंबई को लोग माया नगरी भी कहते हैं और इसकी माया ऐसी कि यहाँ पर लोग देश के कोने कोने से आते हैं और धीरे धीरे उनके पास नाम, पैसा, शोहरत सब कुछ आ जाता है। आज जिस शख्स से मैं आपकी मुलाकात कराने वाला हूँ, उनकी कहानी भी कुछ ऐसी है। वो पटना से आए, दिल्ली होते हुए मुंबई पहुँचे। दिल्ली में उन्होंने एक्टिंग की ट्रेनिंग की, बहुत सारे टेलीविजन सीरियल्स किए, फिर फिल्में की और उसके बाद उन्होंने एक बहुत बड़ा नाम बनाया टीवी इंडस्ट्री में, जहाँ उनको एक तंजिया हस्ती के नाम से जाना जाता है। और जब भी बात करते हैं या कार्यक्रम करते हैं तो उनकी बातों में तंज भी होता है और ऊर्जा भी। कौन है ये? मुलाकात कराता हूँ बस थोड़ी सी देर में। कैसे हैं सर? जमीन से फलक तक की सक्सेस स्टोरीज, ये नाम है शेखर के नए शो का। तो यहीं से शुरुआत करते हैं। यहीं से शुरुआत कीजिए। तो पहले तो मुझे ये बताइए कि अक्सर लोग जब जितने भी स्टार्स हैं या एक्टर्स हैं, जब वो शो शुरू करते हैं तो ज्यादातर उनकी जो कोशिश होती है कि उसमें भी एक्टर्स हैं, फिल्म स्टार्स हैं। आप आम आदमियों की कहानी कह रहे हैं। जिस काम में चुनौती ना हो उस काम को स्वीकारने में कोई मजा नहीं है। और मुझे ऐसा लगता है कि जो असाधारण प्रतिभा वाले लोग हैं, इन लोगों का सामने आना बहुत जरूरी है। क्योंकि हर शो में हम देखते हैं कि फिल्म एक्टर्स बैठे हुए हैं या स्पोर्ट्स सेलिब्रिटीज बैठे हैं, लोग उनको कई दफा सुन चुके हैं। यहाँ चुनौती ये थी कि आप उन लोगों के प्रति ध्यान लोगों का कब कैसे आकर्षित कराएंगे जो जाने माने चेहरे नहीं है। और इनकी उपलब्धियां बहुत बड़ी हैं। ऐसी कौन सी कहानी थी जो आपके दिल को टच कर गई? सारी कहानियां जो 13 की 13 कहानियां हैं वो दिल को छूने वाली कहानियां हैं, मार्मिक कहानियां हैं। लेकिन एक आध जो कहानी है जो मेरे दिल को बहुत छू गई, क्योंकि बहुत सारी बातें उसमें जो थी, ट्रेजेडीज थी, वो मेरे साथ भी हो चुकी हैं। उससे मैं ज्यादा आइडेंटिफाई कर पाया। राजेश सिंह जो है एक रियल एस्टेट बिजनेस में, लखनऊ के बिजनेसमैन हैं, जिनका मकसद सिर्फ शोहरत और दौलत कमाना ही था। और उनको ऐसा लगा कि अगर मुझे पैसा मिल जाए जिंदगी में तो मुझे सब कुछ मिल जाएगा। लेकिन अफसोस, एक दिन उनके 17 साल का बेटा जब सोया तो फिर वो उठा नहीं। क्या वजह थी किसी को नहीं मालूम, पर आप समझ सकते हैं एक पिता के लिए उसका बेटे का यूं चले जाना अचानक, रातों रात। उनकी पूरी जिंदगी तबाह हो गई, बर्बाद हो गई। और फिर उनको ऐसा लगा कि ये सब जो मैंने इतने दिनों तक इतनी मेहनत की है, इतनी दिक्कतें उठाई, इतने होटल्स बनाए, घर बनाए, ये सब तो बेमानी हो गए। जब मेरा बेटा ही नहीं रहा जिसके लिए वो ये सब कर रहे थे तो क्या फायदा। लिहाजा उन्होंने क्या किया कि इसको ईश्वर का एक इशारा संकेत मानते हुए उन्होंने वो सारे जो होटल्स वगैरह थे सबको स्कूलों में तब्दील कर दिया। और उनको ऐसा लगा, जो उनके शब्दों में जो उनको कहा कि जो बहुत सारा प्यार मैंने अपने बच्चे के लिए बचा के रखा था, शायद वो प्यार ईश्वर ने चाहा कि मैं बहुत सारे लोगों में बांटूं। और यही वजह है कि बहुत सारे बच्चों को उन्होंने एक तरह से एक फ्री स्कूल, एक बड़ा स्कूल, एक पब्लिक स्कूल की तरह है जो लखनऊ में है, तो वहाँ वो सब अब पढ़ते हैं, खुश हैं। और गरीब घर के बच्चे भी जो अफोर्ड नहीं कर पाते बड़े बड़े स्कूल्स में जाने का, तो वो भी वहाँ जाते हैं। तो ये कम से कम खुश है कि ईश्वर ने जो संकेत दिया था उस राह पे वो चल पाए और इतनी खुशियाँ आप लोगों में वो बांट रहे हैं। मेरे साथ जिंदगी में ऐसा कुछ हुआ जब मैंने अपने बड़े बेटे को खो दिया, तो मुझे ऐसा लगा कि अब इस सफर में कुछ रहा नहीं। आपकी कहानी उनसे मिलती जुलती? हाँ, मुझे ऐसा लगा कि अब मैं जिस मंजिल की ओर बढ़ रहा हूँ, मंजिल मिल भी जाए तो क्या है, कोई फर्क पड़ता नहीं मुझे। चाहे कितनी दौलत मिल जाए, शोहरत मिल जाए, नाम हो जाए, ऑस्कर मिल जाए, कोई फर्क नहीं पड़ता। जब जिसको मैं सबसे ज्यादा चाहता था, जो मेरे दिल का टुकड़ा था, जब वही नहीं रहा जिंदगी में, तो मैं किस लिए काम करूं। बहरहाल उनकी कहानी सुन के मैं बहुत इमोशनल हुआ, मुझे बहुत अच्छा लगा। दूसरी कहानी जो मैं कहना चाहता था कि वो एक बहुत ही साधारण एक गांव के इंसान की है जो घास काटा करता था। लोग किस तरह का ख्वाब देखते हैं वो देखिए। कहानी जो है जमीन से फलक तक, और वाकई उसने जमीन पर रहते हुए फलक की ओर देखा और एक हवाई जहाज को उड़ते हुए देखा और उसे लगा यार मुझे ये हवाई जहाज चलानी है, ये मुझे चलाना है, मुझे पायलट बनना है। उसने दुनिया उलट पुलट कर दी अपने इस ख्वाब को पूरा करने के लिए। और आखिर में वो बने, साहब पायलट बने। वो जब अमेरिका गए थे तो वो प्लेन धोया करते थे पैसे कमाने के लिए, और वहीं से आके उन्होंने यहाँ पर अब एक पायलट का इंस्टीट्यूट खोला है और कई पायलट्स को ट्रेन किया। जो आप उड़ के जाते हैं उसमें से कई ऐसे पायलट हैं जिनको उन्होंने ट्रेन किए हुए हैं। देखा जाए तो आपकी भी सक्सेस स्टोरी है, ठीक है। पटना से आप निकले, आपने एक्टिंग ट्रेनिंग किया और मुंबई आ गए। लेकिन मुझे ये बताइए कि जब आदमी कोई ख्वाब देखता है उसके आगे बहुत सारी मुसीबतें, बहुत सारी मुश्किलें भी होती हैं। आपकी लाइफ में अगर मैं पूछूं दिल्ली से जब आपने बहुत सारे सीरियल्स किए तो ख्वाब तो मुंबई का ही था। बिल्कुल। हाँ। और मुंबई में जब आपने फिल्मों में कदम रखा और फिल्मों में कदम रखने के बाद
वाह जनाब की मैं बात करूं, देख भाई देख की बात करूं, सारे जितने से बहुत बतौर एक्टर आपकी बहुत तारीफ भी हुई। फिल्मों में ऐसी क्या गलती हुई जो फिल्मों में अनुभव के बाद आपका उतना कामयाबी? बिल्कुल बिल्कुल। देखिए, जब मैं दिल्ली में था तो मैंने कोई सीरियल नहीं किया था। उस वक्त मैं थिएटर कंपनी श्रीराम सेंटर में रेपुटेशन कंपनी में काम करता था, बतौर प्रोफेशनल स्टेज एक्टर काम करता था। मुझे तनख्वाह मिलती थी 600 रुपए, जिसे लेकर मैं बहुत खुश था, क्योंकि उस समय एक्टर सिर्फ झोला लटकाए घूमते थे और चाय के पैसे भी उधार से मंडी हाउस में जी। तो उस वक्त ये मैं एक बहुत ही बुलंद इरादे के साथ यहां पर आया, तो शायद यही वजह है कि मेरी शुरुआत बहुत एक बुलंद तरीके से हुई। उत्सव से शुरुआत हुई एक नायक के रूप में, और उस वक्त लोगों का कहना था भाई ये कहां से आ गया। शशि कपूर की फिल्म, रेखा नायिका थी, साथ में गिरीश कर्नाड डायरेक्टर थे, अमजद खान साहब थे, इंटरनेशनल उसका वर्जन भी था। तो वो एक शुरुआत बड़ी बुलंद जरूर थी, लेकिन उसमें फिर उसके बाद परेशानियां आनी शुरू हो गई। जिस तरह की फिल्में, मुझे शायद वो माहौल सही नहीं था, वो वक्त सही नहीं था। उत्सव के बाद तो आपको बहुत सारे रोल्स मिलने ऑफर होने शुरू होंगे? बहुत सारे रोल्स ऑफर हुए, लेकिन वो उस तरह के रोल नहीं थे जिसमें मैं कुछ अपनी कलाकारी दिखा सकूं या अपने प्रतिभा का परिचय दे सकूं। अनुभव बहुत पसंद की गई थी, अनुभव जो पद्मिनी कोल्हापुरी के साथ की थी। मैंने एक नेगेटिव रोल एज ए हीरो करने की सबसे पहले कोशिश की थी। मैं अलग बनना चाहता था, नाचे मयूरी और पति परमेश्वर डिम्पल के साथ की थी। और आगे भी इस तरह की रणभूमि, वो फिर आएगी, जाने तमाम, खरीदार, निश्चय, बहुत सारी फिल्में मैं करता रहा, लेकिन वो बेमानी फिल्में थी। वो फॉर द सेक ऑफ डूइंग फिल्म था कि मुझे अब फिल्में मिल रही हैं तो ये कर लूं। ऊंची शुरुआत भी खराब होती है, क्योंकि बात उसकी जिस ऊंचाई की आपको आदत लग जाए, एक्सपेक्टेशन वहीं से शुरुआत उसकी होती है। तो संघर्ष था उसके बाद? बिल्कुल, बहुत संघर्ष था उसके बाद ही तो मैंने कहा कि किसी को आप एक पदक दो, फिर उससे पदक छीन लो, तो संघर्ष तो वहीं शुरू हो जाता है। और इतने संघर्ष के ऊपर जब कहते हैं कि मिजरीज डोंट कम अलोन, दे कम इन बराजेस, उस वक्त ही मुझे खबर मिली कि बेटा जो है सख्त बीमार है एंड ही इज टर्मिनली इल। अब आप सोचिए कि एक तो करियर नहीं, ऊपर से बेटा बीमार, पैसे नहीं, मैं जाऊं तो कहां जाऊं, करूं तो क्या करूं, किसके पास जाऊं, क्या करूं, मुझे समझ में नहीं आता। और लोग तरह तरह के सजेशंस देने वाले, ये सब छोड़ दो, कुछ और करो, कुछ बिजनेस करो। घर से इस तरह के सजेशन? नहीं, घर से बिल्कुल नहीं, कभी नहीं। बाहर के लोग जो हैं, आप अच्छी खासी फैमिली से बिलोंग करते हैं। जी। बट उसके बावजूद पैसे की दिक्कत मुंबई जैसे शहर में आपको हुई? लकीली मैं थोड़ा बहुत काम कर रहा था उस वक्त, इधर से कभी फिल्मों से, कभी कोई साइनिंग अमाउंट मिल गया, कोई फिल्म चल रही है तो उससे पैसे थोड़े बहुत मिलते रहे। लेकिन उसी दौरान जया बच्चन जी के यहाँ से और आनंद महेंद्र के यहाँ साहब के यहाँ से फोन आया, और विनोद पांडे, 2 फोन आए मुझे। और वो दोनों फोन उस वक्त मुझे ऐसा लगा कि मुझे नहीं करने चाहिए, क्योंकि दोनों फोन टेलीविजन के लिए थे। लेकिन इन दोनों सीरियल से मेरी तकदीर बदल दी। एक रिपोर्टर थी, रिपोर्टर सीरियल जो दूरदर्शन पे आए, बहुत नाम कमाया, और एक देख भाई देख। और मैंने कहा कि 2 चीजें थी, एक तो मुझे अच्छा काम चाहिए था और मुझे पैसे चाहिए थे अपने बच्चे के इलाज के लिए। तो ये वही दौर था उस वक्त? ये वही दौर था। तो उस वक्त मैंने बगैर सोचे समझे मैंने कहा मुझे ये पैसे चाहिए, मुझे इलाज कराने बच्चे को, मैं घर से पैसे नहीं लूंगा, मैं किसी से पैसे नहीं मांगूंगा। और पैसे बहुत सारे चाहिए थे, क्योंकि वो बहुत ही बुरी बीमारी थी हृदय की। तो मैंने वो फिर आपने एक फिल्म भी बनाई जी, हार्टलेस जी। लेकिन संघर्ष जो है वो बहुत रहा। और मुझे ऐसा लगता है कि आप जिस किसी भी स्तर पे हो जिंदगी में, संघर्ष आपका खत्म नहीं होता, बल्कि जितनी ऊंचाइयों पे जाएंगे संघर्ष आपका उतना ही बड़ा होता जाएगा। उस वक्त का ऐसा लम्हा जो आज भी आप अपने कभी यहाँ टेरेस पे खड़े होकर सोचते हो कि यार ये वक्त मैंने वहां पे देखा था? मैं हमेशा उन पलों को याद करता हूं, लेकिन खास तौर पे उन पलों को याद करता हूं जो मैंने अपने बेटे के साथ गुजारे। मुझे याद है एक दिन बड़ी भयंकर बारिश हो रही थी बंबई में, और मैं शूटिंग पे जा रहा था, और वो बहुत ज्यादा सख्त बीमार था, और उसने मेरा हाथ पकड़ लिया और बोला पापा आज शूटिंग के लिए मत जाओ। और आप समझ सकते हैं कि मैं कई मौतें मरा उस वक्त, लेकिन मुझे जाना था क्योंकि शॉट लगा हुआ था, और यहीं कहीं लोखंडवाला में शॉट था। मैंने बहुत कोशिश की, मैंने विनोद पांडे जी से कहा कि मुझे आज मत बुलाइए, लेकिन ये एक हमारी इंडस्ट्री का भी एक तकाजा है कि द शो मस्ट गो ऑन। हालांकि कभी कभी बहुत तकलीफदेह हो जाता है, और मुझे उसका हाथ छुड़ा के जो जाना पड़ा, उसके लिए पता नहीं मुझे आज तक ऐसा लगा मैं अपने आप को माफ नहीं कर पाया हूं। लेकिन इस बात की खुशी है कि जितना हम कर सकते थे, जितनी हमारी हैसियत थी, हमने सब कुछ किया। लेकिन अफसोस कि जैसा मैंने कहा कि हर चीज हमारे इख्तियार में नहीं होती। मैं लोगों को बता दूं कि हम शेखर के घर में हैं इस वक्त, और बहुत खूबसूरत जगह पे ये घर है, 20वें माले पे हैं, 20, 21, 22। अक्सर लोगों को लगता है कि स्टार्स के घर कैसे होते हैं, तो आप देख सकते हैं कि स्टार्स के घर कैसे होते हैं। और जितना मैं जानता हूं, मैंने सुना है लोगों से कि जो बहुत अच्छे खूबसूरत घर है उनमें से एक आपका घर का जो फहरिस्त है उसमें नाम आता है। तो मेरे ख्याल में भी एक छोटा सा ब्रेक ले लेते हैं, और ब्रेक के बाद वापस आते हैं।